So in the previous lecture we have discussed the composition of atmosphere and two technical terms, the insolation and the solar constant. और हम लोगों ने दो तकनीकी शब्द भी सीखे थे, सूर्यातप और ये। इसके अलावा हम लोगों ने परमानेंट गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर की इस पर बात की थी। फिर जो टॉपिक हम लोगों का आ गया था वो टॉपिक सीधा ये था कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हर जगह सूर्य की गर्मी समान मात्रा में नहीं पहुंचने देते हैं। तो ये हमारे मेंस का भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्यातप नियतांक क्या है तथा सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सूर्यातप नियतांक ये कहता है, सांख्यिकी के अनुसार, ऐसा व्यवहार में नहीं होता है, केवल गणितीय आधार पर यह कहा जाता है कि ये अर्थ सरफेस है, मान लो ये बीचों बीच वाली लाइन है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल बन गया। तो इतनी दूरी पर ये 90 डिग्री साउथ यानी साउथ पोल हो गया। ये अर्थ सरफेस, यहां हमने कहा ये 23.5 नॉर्थ एंड साउथ। साढ़े डिग्री 40 डिग्री 66 डिग्री 66 एंड हाफ 66 एंड हाफ ये हो गया। अब अगर हम लोग इस पर ले लें, ये जो वर्टिकल एक्सेस हमने खींची है 1 2 3 4 ऐसे कर दे, 1 2 3 4। ये क्या है? ये सूर्यातप की मात्रा है इंसोलेशन। किसमें? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ये अब सोलर कांस्टेंट क्या कहता है कि कितनी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए? 2 से थोड़ी कम ये पहुंचनी चाहिए। ये सोलर कांस्टेंट की लाइन है। ये इतना इंसोलेशन पृथ्वी सतह पर हर जगह पहुंचना चाहिए, जो कि नहीं पहुंचता। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सो मेनी नेचुरल फैक्टर। कई प्राकृतिक कारक हैं जिनके बदौलत ऐसा नहीं हो पाता। तो जब ये ऐसा नहीं हो पाता है तो स्थिति क्या है, क्या क्या वेरिएबिलिटी है, जरा उसको समझना होगा। तो ये देखा गया कि जो इंसोलेशन है वो सबसे कम तो यहां पोलर रीजन तक पहुंचता है। यहां लोएस्ट वैल्यू, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो इसकी यहां है, यानी 40 और 35 के बीच आसपास यहां है। जो लगभग एवरेज या औसत वैल्यू है, एवरेज से थोड़ा कम, वो इक्वेटर के आसपास है। जबकि हम लोग कहते हैं कि जो वर्टिकल रेज हैं वो सीधी इक्वेटर पर पड़ती हैं। फिर ये 40 के बाद स्लाइटली ये नीचे झुक गया। अब ये ग्रीन लाइन शो कर रही है कि इंसोलेशन जो है वो हर जगह एक समान नहीं है। कुछ एरिया में तो इंसोलेशन जो सोलर कांस्टेंट है औसत वैल्यू उससे ज्यादा है। ये यहां इंसोलेशन ज्यादा है, ये इंसोलेशन सरप्लस रीजन हो गए। और अगर हम यहां चले जाएं तो ये इंसोलेशन डेफिसिट रीजन है, ये भी स्लाइटली डेफिसिट ही है।
लेकिन बहुत डेफिसिट नहीं है। तो ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनके अंक कम हैं तो इन्हें हम लो लैटिट्यूड कहते हैं। ये निम्न अक्षांश कहे जाते हैं। और ये 66.5 है, 90 है, 66.5, 66.5 डिग्री द नॉर्थ में, इनको हम हाई लैटिट्यूड कहते हैं। ये उच्च अक्षांश हो गए। तो अब ये जो बीच में बचा, ये आपका क्या कहा जाएगा? हाई और लो के बीच है, दिस इज मिड लैटिट्यूड। ये मध्य अक्षांश है। वो हाई लैटिट्यूड थे, ये मिड लैटिट्यूड हैं। यानी हमें जो दिखा इंसोलेशन वो सबसे ज्यादा यहां पर कहां दिख रहा है? ये अगर यहां तक का रीजन 0 और 23.5 किसको ट्रॉपिकल कहते हैं, तो ये तो ट्रॉपिकल रीजन है। वी यूज द टर्म ट्रॉपिकल। तो इनको हम लोग सब ट्रॉपिकल कहते हैं, उपोष्ण। जहां ये हाईएस्ट है, सब ट्रॉपिकल। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो हाईएस्ट कहां पर हो गया? वो यहां हो गया। अब उसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है कि यहां पर साल भर मेघमयता यानी बादलों की उपस्थिति रहती है। तो आने वाला जो इंसोलेशन है वो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है या बादलों से रुक जाता है और फिर उससे कुछ छन करके यहां पहुंचता है। जबकि यहां पर ऐसे बादल नहीं हैं। लो या लीस्ट क्लाउड्स हैं। न्यूनतम बादल हैं। तो यहां पर इंसोलेशन बहुत ज्यादा हो गए। तो यहां बादलों की उपस्थिति ने, जहां अक्षांश के अनुरूप बहुत ज्यादा होना चाहिए था, इंसोलेशन नहीं होने दिया। क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को देखा था, क्या देखा था कि इक्वेटर उभरा है तो वहां पर सीधी रेज सन की पहुंचती हैं, लेकिन पृथ्वी के अपनी प्राकृतिक कारकों, ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स। तो बादलों ने उस इंसोलेशन को अवरोधित कर दिया, इसलिए इनका मान कम हो गया। और वहीं बादल नहीं है तो सब ट्रॉपिकल में इनका मान बहुत ज्यादा हो गया। तो ये हाईएस्ट इंसोलेशन का एरिया हो गया। यहां सबसे ज्यादा इंसोलेशन हो गया कहां? सब ट्रॉपिकल में। तो ये जो रेड है वहां पर इंसोलेशन का जो वैल्यू है वो सोलर कांस्टेंट से ज्यादा है और यहां कम है। तो यहां पर पोलर रीजन में बहुत कम क्यों है? क्योंकि बहुत लंबी रेज पहुंचती हैं। दिस इज द लोएस्ट इंसोलेशन। न्यूनतम सूर्यातप कहां हुआ? ध्रुवीय क्षेत्रों में। और उच्चतम सूर्यातप कहां हुआ? उपोष्ण क्षेत्रों में। और उपोष्ण क्षेत्र की खासियत क्या है? क्योंकि यहां सूर्य तापमान तो ऊंचा है लेकिन पूरा का पूरा आ जाता है।
सूर्य तापमान विषुवतीय प्रदेशों में बहुत ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। यानी सैलरी बनी तो आपकी बहुत ज्यादा पूरे डिपार्टमेंट में, लेकिन किसी ने रोक दी तो आपको नहीं मिली, थोड़ी बहुत मिली जीविका चलाने के लिए। जिसकी नहीं रोकी गई तो भले ही उसकी सैलरी आपकी 1 लाख थी और उसकी 80,000 थी, लेकिन आपकी 50,000 रुक गई तो आपको 50 ही मिली। उसकी नहीं रुकी तो उसे 80,000 की 80,000 मिल रही है। तो ऑन पेपर आप 1 लाख उठाते हैं, बताया जाता है सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि आप बॉस हैं और वो आपका सबऑर्डिनेट है, तो उसकी कम होनी चाहिए, लेकिन उसकी रुकती नहीं है और आपकी सैलरी रुकती है। तो विषुवतीय प्रदेश बॉस होते हैं, बहुत निकट हैं, सूर्य की ओर उभरे हुए हैं, लेकिन उन पर छाए हुए बादल सूर्य तप को, इंसोलेशन को रोक करके उसकी वैल्यू को, वास्तविक वैल्यू को कम कर देते हैं। तो ये जो इंद्रधनुष जैसा हमने आपको वो जैसा बनाया है ग्रीन कलर का, ये सबको याद रहेगा। बस इक्वेटर के रख के दोनों ओर बना दीजिए। कुछ चीजें आप मेंस पर इस पर शो भी कर सकते हैं, जैसे बादल, बादलों की उपस्थिति, बादलों की अनुपस्थिति, ये चीजें आप दिखा भी सकते हैं। तो इस तरीके से, और इसमें आपका 2 किलो कैलोरी के आसपास, थोड़ा 2 के निशान के नीचे लगाया, 1.94 हम लोगों ने कहा था। रेड लाइन शो कर दी पूरी, तो वो जो रेड लाइन गई है वो क्या बताती है? इंसोलेशन कांस्टेंट को बताती है। तो वास्तविकता क्या है कि अगर हम अर्थ कर्वेचर को माने तो सबसे कम इंसोलेशन ध्रुवों को मिलना चाहिए, मिलता है। तो सबसे ज्यादा इंसोलेशन विषुवतीय प्रदेशों को मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। कौन रोक देता है? ये है बादलों की सघनता। जबकि थोड़ा कम, विषुवतीय प्रदेश से कम, यानी लो लैटिट्यूड को ही हम इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन पर हमें इंसोलेशन उतना नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि यहाँ बादल बने रहते हैं। लेकिन जब सब ट्रॉपिकल में जाते हैं तो वहां बादलों की कमी है। जब बादलों की कमी है तो धूप खूब खिलती है, तो इंसोलेशन की मात्रा बढ़ जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी सतह पर हमें सभी जगह समान सूर्य तप नहीं मिलता। कहीं सूर्य तप का सरप्लस है, आधिक्य है, तो कहीं सूर्य तप का अभाव भी है। सो द अर्थ सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सरप्लस रीजन एंड इंसोलेशन सरप्लस रीजन एंड इंसोलेशन डेफिसिट रीजन। तो अब देखा जाए तो पोलर रीजन है, इंसोलेशन डेफिसिट के हैं, वहां सूर्य तप की कमी रहती है। और सब ट्रॉपिकल रीजन यानी उपोष्ण क्षेत्र सोलर इंसोलेशन के क्या है? सरप्लस रीजन है, जबकि उनका अक्षांश मान बहुत ऊंचा नहीं है। वो मिड लैटिट्यूड का एक पार्ट है। मिड लैटिट्यूड 23.5 से 66.5 तक होता है, लेकिन ये 40 से कम है और 23.5 से ज्यादा है। उसी को हम सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं, तो उपोष्ण क्षेत्र। अब इन चीजों की व्याख्या कैसे होगी? तो जो उपरोक्त चित्र है जो यहां बना हुआ है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इनटू इंसोलेशन। इतना सरल डायग्राम है जिसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो जरा लिखें। उपरोक्त चित्र सूर्य तप भिन्नता को प्रदर्शित करता है। अब डायग्राम
represents the variation of insolation at Earth's surface. तो उपरोक्त चित्र पृथ्वी सतह पर सूर्यातप भिन्नता को प्रस्तुत करता है। पृथ्वी सतह पर अब ये इस भिन्नता को देखा जाए तो अगर हम अक्षांशीय नियम लगा दें तो अक्षांश का मान जितना कम होगा इंसोलेशन उतना ज्यादा होगा। क्यों, किस आधार पर हम लोगों ने इस लाइन को कहा है? इस लाइन के आधार पर हम लोगों ने कहा इसको। ये है अर्थ, ये इसकी जो मिड लाइन है वो इक्वेटर है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 40 डिग्री, 66.5 डिग्री एंड दिस वन 90। तो दिस इज व्हाट इक्वेटर 23.5, दिस इज 40, 66 एंड 90। तो दिस इज 90 डिग्री साउथ एंड दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ। ये हो गए। अब अगर यहां से इंसोलेशन आ रहा है तो जितनी कम वैल्यू है, 0 है या 23.5 तक है, यहां रेस बिल्कुल सीधी पहुंच रही है, लेकिन अब ये रेस थोड़ी तिरछी हो जाएंगी जितना अक्षांश मान ज्यादा होगा। और रेज अगर तिरछी होंगी तो फिर इंसोलेशन की वैल्यू भी कम होगी। जरा इन बातों को देखा जाए तो हम लोगों ने देखा कि यहां पर जो इंसोलेशन है ये हाई होगा और हाईएस्ट होना चाहिए था, लेकिन हमें ये हाई इंसोलेशन मिला। लेकिन 23.5 से 40 के बीच जो हमें इससे भी ज्यादा इंसोलेशन मिला। ये हाईएस्ट है। अब जो हमें इंसोलेशन मिले वो लो मिले। और जो अब हमें इंसोलेशन मिले वो लोएस्ट मिले। 66 से लेकर कहां तक? पोल तक। तो ये लोएस्ट इंसोलेशन का एरिया हो गया, डार्क ब्राउन सा दिखा रहे हैं। इट मीन्स रूल क्या होना चाहिए था? हाईएस्ट इक्वेटर पर होना चाहिए था और लोएस्ट यहां होना चाहिए था। तो आधा नियम तो लागू हो गया कि अक्षांश मान जितना ज्यादा होगा इंसोलेशन उतना कम होगा। अगर लैटिट्यूडनल वैल्यू हाईएस्ट है पोल पर तो इंसोलेशन लोएस्ट होगा। तो जो सामान्य नियम हमें दिखाई देता है अक्षांश के अनुरूप कि यदि अक्षांशीय मान कम तो इंसोलेशन ज्यादा, किंतु प्राकृतिक दशाओं में व्यवहार में ऐसा नहीं है। तो जरा लिखते हैं। सामान्य संकल्पना यह है कि किसी स्थान का अक्षांश मान तथा सूर्यातप व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
the normal concept reveals that the latitudinal value of a place and insolation are inversely proportional. Inversely proportional. ये स्थिति है, यानी जो इंसोलेशन आई होगा वो किसी जगह के लैटिट्यूडनल वैल्यू के ठीक उल्टा होगा. अगर लैटिट्यूडनल वैल्यू ज्यादा है तो इंसोलेशन कम, और अगर लैटिट्यूडनल वैल्यू कम है तो इंसोलेशन ज्यादा. लेकिन उपरोक्त चित्र में ये सामान्य नियम का पालन नहीं हो पाता, तो ध्रुवीय क्षेत्रों का अक्षांशीय मान सबसे ज्यादा है, इसीलिए इंसोलेशन वहां सबसे कम है. ये बात समझ में आती है. पोलर रीजन ध्रुवीय प्रदेशों में या ध्रुवीय प्रदेशों का अक्षांश मान अधिकतम है, 90 तक जाता है. 66 से लेकर 90 तक ध्रुवीय प्रदेशों का अक्षांश मान कितना होता है? प्रदेश कह रहे हैं, ध्रुव और उसकी समान विशेषताओं वाला क्षेत्र प्रदेश, और ध्रुव कहते हैं तो 90 डिग्री ही होता है, इधर द नॉर्थ और द साउथ. अक्षांश मान 66.5 से कितना है ये? 90 डिग्री. अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता, 90 से अधिकतम होता है. इसलिए सूर्य तापमान न्यूनतम होना चाहिए, और न्यूनतम है भी. न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम है भी. बिल्कुल साफ साफ सीधी भाषा में अपना लिख लिया. यह न्यूनतम ही पाया जाता है. तो पोलर रीजन have highest latitude (66.5 to 90 degree), highest latitude. So the insolation should be lowest. फार्मूला तो यही कहता है. क्योंकि आई और एल कैसे हैं? जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. ये देख ही लिया है. आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूडनल डिग्री. लैटिट्यूडनल डिग्री मैक्सिमम तो आई मिनिमम.
it should be lowest, and it is correct for polar region. ऐसा ही है, करेक्ट फॉर पोलर रीजन, यही है भी द रियलिटी ऑफ द पोलर रीजन. अब बात आई, लेकिन अब इक्वेटोरियल रीजन का जो इंसोलेशन वैल्यू है वो लोएस्ट है, क्योंकि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है इक्वेटर को. किंतु विषुवतीय प्रदेश का अक्षांश मान न्यूनतम है 0 डिग्री, और उसके आसपास का क्षेत्र न्यूनतम यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, यही है. अक्षांशीय मान 0 डिग्री. न्यूनतम है. इसलिए सूर्य तापमान उच्चतम होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है. किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि विषुवतीय प्रदेशों पर क्या छाए रहते हैं? बादल. लिख ले, इक्वेटोरियल रीजन हैज लोएस्ट लैटिट्यूडनल वैल्यू कह रहे हैं. कोई लोग इंसोलेशन सुन लें तो क्या करें भाई. इक्वेटोरियल रीजन हैज लोएस्ट लैटिट्यूडनल वैल्यू. अक्षांशीय मान इनका लोएस्ट है, दैट इज 0 डिग्री. सो it should have highest insolation, क्योंकि उल्टा होता है, अक्षांश मान कम, लैटिट्यूडनल लेसर, इंसोलेशन हायर. सो इट शुड हैव हाईएस्ट इंसोलेशन. But it is not so. किंतु ऐसा नहीं है. कारण क्या है? क्योंकि विषुवतीय प्रदेशों में उच्च मेघमयता, बहुत अधिक बादल पाए जाते हैं. उच्च मेघमयता, हाई क्लाउडीनेस पाई जाती है. और बादल धूप को यानी इंसोलेशन को रोक लेते हैं, छीण कर देते हैं. क्योंकि विषुवतीय प्रदेशों में उच्च मेघमयता पाई जाती है. इट इज बिकॉज
Equatorial region has highest cloudiness. यहाँ मेघमयता बहुत है, क्लाउड्स बहुत है, हाईएस्ट क्लाउडीनेस. और क्लाउड्स कैन ऑब्स्ट्रक्ट द फॉलिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स मींस इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस. और ये जो क्लाउड्स हैं वो फोटॉन्स यानी सूर्य तप को पृथ्वी सतह तक पहुंचने में रोक देते हैं, उनकी संख्या बहुत कम कर देते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर जो इंसोलेशन है जितना होना चाहिए सामान्य नियम की अपेक्षा नहीं हो पाता. अब क्लाउड्स कैसे कारक है? कहीं बादल होते हैं, कहीं बादल नहीं होते हैं. इन्हें हम क्या कहेंगे? एक तरीके से स्थानीय कारक. और जबकि पृथ्वी का टेढ़ापन, पृथ्वी की जो वक्रता है वो तो भूमंडल यानी पृथ्वी की विशेषता है, वो ग्लोबल फैक्टर है. तो ग्लोबल फैक्टर के अनुसार सूर्य तप न्यूनतम होना चाहिए, पोल्स पर है. और ग्लोबल फैक्टर के अनुसार सूर्य तप उच्चतम यानी हाईएस्ट होना चाहिए, विषुवतीय पर ऐसा नहीं है. और स्थानीय कारकों ने जो ग्लोबल ट्रेंड है, जो वैश्विक रूल है, उसको बाधित कर दिया. अर्थात जो हम लोग बात कहना जा रहे हैं, जिसकी हमने शुरुआत की है कि इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं. तो इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक हमारे दो प्रकार के हो गए. एक तो ग्लोबल फैक्टर्स और दूसरे लोकल फैक्टर्स. यानी कि वो नियम, वो कानून जो पूरे पृथ्वी पर एक जैसे लागू होंगे, जैसे अक्षांशों का नियम, पृथ्वी का परिक्रमण हुआ, पृथ्वी का परिभ्रमण हुआ. ये सब ऐसे नियम हो गए जिन्हें हम कहेंगे कि ये वैश्विक कारक हैं, ग्लोबल फैक्टर हैं. दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि स्थानीय कारक, लोकल फैक्टर, जैसे कि आपने कहा हम कर्क रेखा पर रहते हैं लेकिन हमारा घर ठंडा रहता है क्योंकि पड़ोस में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है दोनों ओर, पूर्व और पश्चिम में, तो न सुबह धूप पहुंचती है न शाम को पहुंचती है. सो द लेवल ऑफ थर्मामीटर इन योर पर्टिकुलर रूम और हाउस और अपार्टमेंट मे बी लेसर देन द वैल्यू डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड के आधार पर आपके घर या कमरे का तापमान उससे भिन्न हो सकता है. उसके लिए स्थानीय कारक या विशेषता होगी. और जबकि लैटिट्यूड एक ग्लोबल फैक्टर. सो द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन एंड जनरेटेड टेम्परेचर, तो सूर्य तप की मात्रा और उससे उत्पन्न जो तापमान है वो वैश्विक कारक और स्थानीय कारक दोनों पर निर्भर करता है. तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, वेरिएशन इनटू इंसोलेशन. तो जो सूर्य तप में जो भिन्नता है उसकी बात हम लोग कर रहे थे और उस भिन्नता को पढ़ा था हम लोगों ने इस डायग्राम से कि होनी कितनी चाहिए थी, तो वो 2 से थोड़ी कम होनी चाहिए थी, 1.94. लेकिन सच्चाई क्या निकली कि कहीं 2 से बहुत कम तो कहीं 2 से ज्यादा. ये ऐसे हमें बढ़िया बो यानी धनुष जैसा बनता दिखाई दिया इक्वेटर के बीच में रख करके. तो इधर नॉर्थ पोल की ओर भी और इधर साउथ पोल की ओर भी. क्लियर? तो अब उसमें हम लोगों ने ज्यादा बात इस पर अभी और करनी है, तो थोड़ी सी बात की, लॉजिकल बात की जितनी, तो इसी तरीके की लॉजिकल बातें और होंगी. तो हमारी हेडिंग क्या हो गई? सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक.
factors influencing the insolation सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगर हम इन कारकों को, अभी हमने ग्लोबल और लोकल में बांटा था, अब इनको थोड़ा और व्यापक तरीके से बांटते हैं कि पृथ्वी एक ब्रह्मांडीय पिंड भी है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय कारक। तो फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब हम इन कारकों को निम्नलिखित वर्गों में बांट लें। पहला जो यहां वर्ग हमने बनाया वो बनाया ब्रह्मांडीय कारक, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर, ये हो गए। दूसरा हमने बनाया पार्थिव कारक, टेरेस्ट्रियल फैक्टर, तीसरा जो बनाया वायुमंडलीय कारक, एटमॉस्फेरिक फैक्टर, महासागरीय कारक, ओशनिक फैक्टर। ये तो जो ब्रह्मांडीय कारक हैं उनमें जो काल्पनिक रेखाएं हम लोग सबसे पहले खींचते हैं वही रूल हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मांडीय कारकों में सबसे पहले हमने क्या लिया, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो यहां इसको हेडिंग बना दें एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे कौन कौन से हो गए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सेकंड, अब जो अर्थ है वो हमेशा एक ही जगह पर यानी स्थिर नहीं रहती। अब जब वो स्थिर नहीं रहती तो फिर हम इसे कहेंगे वो अपनी जगह पर घूमती रहती है। पृथ्वी का धुरी पर घूर्णन, अक्ष कहते हैं धुरी को, तो अक्षीय घूर्णन
rotation of earth at its axis, axial rotation of earth तो वो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बदलती रहती है, क्योंकि वो पृथ्वी परिक्रमा करती है, जिसे हम परिक्रमण भी कहते हैं, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन इन द ऑर्बिट ये भी कहा जाता है उसे। अब पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना, अब धरती एक ओर झुकी हुई है, ये ब्रह्मांडीय पिंड है, inclination of earth at its axis तो धुरी पर उसका झुका होना। ये रह गए। अब धुरी पर झुका है तो दिन रात भी छोटे बड़े होते हैं, जिसके हिसाब से जो प्रकाश की अवधि है उसका बदलना। प्रकाश अवधि का प्रतिदिन बदलना दिन बढ़ते हैं, दिन घटते भी हैं। बढ़ते हैं तो इंसोलेशन ज्यादा मिलता है, डायरनल चेंज into photo period, photo means प्रकाश, period means अवधि। फिर कभी कभार सूर्य बहुत ज्यादा इंसोलेशन उगलने लगता है, सोलर रेडिएशन, सोलर फ्लेयर एंड सन स्पॉट्स। सौर ज्वालाएं एवं सौर कलंक, ये हो गया। तो ये वो स्थितियां हैं जिन्हें हम एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय कारक कह सकते हैं। तो इतनी चीजें हो गई। अब इनमें से हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सभी फैक्टर्स की लिस्ट बना लें। तो अभी हम लोग जो ब्रह्मांडीय कारक देखे थे, और ब्रह्मांडीय कारक के बाद टेरेस्ट्रियल फैक्टर्स यानी पार्थिव कारक। तो टेरेस्ट्रियल फैक्टर्स पर जब बात करते हैं तो उस पर आ जाएं। टेरेस्ट्रियल फैक्टर्स में किसको शामिल करेंगे? भू आकृतियां, फिजियोग्राफ्स, हम लोग यही पढ़ते ही, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, तो कहीं मैदान है। यही एक मुख्य कारक होगा जिसे हम लोग यहाँ पर सम्मिलित करेंगे, टेरेस्ट्रियल फैक्टर। टेरेस्ट्रियल फैक्टर्स के बाद में हम लोग वायुमंडलीय कारक में आ जाएं।
atmospheric factor, एटमॉस्फेरिक फैक्टर में जब बात होगी तो किसे शामिल करेंगे? बादलों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्लाउड, चलिए अब बचते हैं महासागरीय कारक। तो महासागरीय कारक में हो जाएगा समुद्री धाराएं, तो अगर आर्द्र धारा होगी, गर्म धारा होगी तो आर्द्रता उसमें होगी, आर्द्रता होगी तो वहां पर बादल अधिक होते हैं, और बादल जब ज्यादा होते हैं तो इंसोलेशन कम हो जाता है। और जहां पर बादल नहीं होंगे, धारा ठंडी होगी, भाप कम होगी, तो फिर दीज आर द ओशनिक करेंट्स। ये है। तो इन आधारों पर, ये मुख्य आधार हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर हम लोगों को पढ़ने को मिले वो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स मिले ब्रह्मांडीय कारक। और ब्रह्मांडीय कारकों में जो हम लोगों ने देखा और पढ़ा, सबसे पहले आया सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। और अगर वस्तुतः इस फैक्टर को देखा जाए तो ये फैक्टर है क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इस फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये भी लिख सकते हैं। अगर हम रोटेशन लिख रहे हैं अर्थ का तो फिर रिवोल्यूशन, क्योंकि प्री में बन जाएगा कि इंसोलेशन को कौन प्रभावित करता है, रिवोल्यूशन या रोटेशन, तो दोनों करते हैं। अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करे तो एक बार पास में और एक बार दूर में जाने की कोई भी बात नहीं हो सकती। पेरी जी और एपो जी। अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। तो पहला जो फैक्टर्स हैं, अगर इन्हें हम आप समराइज कर दें तो जो वहां पर हमने बात की थी ब्रह्मांडीय कारक में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो फर्स्ट थिंग सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ये। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन की जब बात हो रही है तो ये बदलती रहती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच
की दूरी प्रतिदिन बदलती रहती है। The distance between Earth and Sun changes day to day. Day to day changes occur in the distance between Earth and Sun. क्योंकि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। बिकॉज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit around the sun, सूर्य के चारों ओर। यानी अब अगर इस चीज को हम लोग विजुलाइज करें, मान लो ये सूर्यदेव हैं, अब इसके चारों ओर ये अर्थ करती है, तो यानी चारों ओर की जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर नहीं हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, तो दिस पॉइंट इज ऑफ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड दिस पॉइंट इज ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है तो इसको हम उपसौर कहते हैं। सौर किसको कहा जाता है? सूर्य को। और जब आप सूर्य के निकट हैं तो स्थिति उपसौर। पेरिहीलियन। और जब हम सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं तो इसे हम अपसौर एपीहीलियन पढ़ते हैं, लिखते हैं एपोहीलियन। तो पेरिहीलियन और एपीहीलियन दो स्थितियां हो गई। अब अगर आप देखें तो जो पेरिहीलियन की स्थिति है वो 3rd ऑफ द जैन 3 जनवरी को आती है। और इसकी बात करें तो अब जनवरी में अगर जोड़ेंगे तो जुलाई, 1st तो वो 7th, तो दैट इज 4th जुलाई। यानी 3 जनवरी से लेकर के 4 जुलाई तक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ती है। इतनी थी, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, इतनी हो गई, ये मैक्सिमम हो गई। तो डिस्टेंस इंक्रीजेस बिटवीन सन एंड अर्थ फ्रॉम 3rd Jan to 4th July। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ती है। ये हो गया। अब जो बचे से 6 महीने, इन 6 महीने ये दूरी घटती है। ये स्थिति है। तो यहां डिस्टेंस थी,
अब डिस्टेंस धीरे धीरे यहाँ कम होती चली जा रही है, तो 6 महीने दूरी का बढ़ना और 6 महीने दूरी का घटना जारी रहता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी कब इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त करती होगी, तो अक्सर लोग समझेंगे जब हमें गर्मी लग रही है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, उसका कारण अलग है, वो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। तो सिद्धांततः सबसे ज्यादा इंसोलेशन किस तारीख को मिलना चाहिए, वो है 3rd of जनवरी, 3 जनवरी को। और सबसे कम इंसोलेशन हमें किस दिन मिलना चाहिए, इट इज ऑफ द 4th जुलाई। ये हो गया। अब ये चीजें अब आप सीधी यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, इस दिन क्या होना चाहिए, अधिकतम सूर्य तप लेकिन सूर्य कहाँ तप रहा होगा जनवरी में, दक्षिणी गोलार्ध में, और हम लोग तीक्ष्ण गर्मी से बच जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के लोगों पर इसका प्रभाव दिखता है। तो फिर ये 4 जुलाई को जब सन हमारे यहाँ सीधा वर्टिकल है और अगर कहीं पास में होता तो कितना धधकता, तो थोड़ी सी सूर्यदेव की कृपा मिली। तो ये दूरी अधिक होने से 4 जुलाई को न्यूनतम सूर्य तप, क्योंकि धधकता हुआ गोला जितना दूर होगा हमें गर्मी यानी सूर्य तप उतना कम मिलेगा। तो ये हो गया मिनिमम इंसोलेशन। ये ऐसा होना चाहिए, तो मिनिमम इंसोलेशन डे, और ये होना चाहिए मैक्सिमम इंसोलेशन डे। मैक्सिमम इंसोलेशन डे होना चाहिए। तो अब इस डायग्राम से क्लियर है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच बढ़ती है क्या दूरी, डिस्टेंस increases day to day between earth and sun। किसके बीच, 3 जनवरी से 4 जुलाई के बीच। इतना लिख लिया। इसीलिए इंसोलेशन वेरी करते रहते हैं। अब हम लोग अगर दूसरा फैक्टर देखें तो क्या था, अक्षीय घूर्णन, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसको भी समझना पड़ेगा। एक्सियल रोटेशन धुरी पर घूर्णन या घूमना, अक्षीय घूर्णन, एक्सियल रोटेशन। ये है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ये एक्सियल रोटेशन हमने यहां पर शो किया है। तो मान लो इधर सन है, तो अब अर्थ का आधा भाग तो
सनलाइट रिसीव करता है और आधा भाग रिसीव नहीं करता, जहां रिसीव कर रहा है वो डे है और जो नहीं रिसीव करता है वो नाइट है। तो इस तरीके से डे एंड नाइट से भी एक साथ हर जगह सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच सकता। नाउ थर्ड पॉइंट, झुका होना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना, इंक्लिनेशन of earth at its axis, झुका होना, तो घूमने से डे एंड नाइट बना। अब धुरी पर झुका होने से कि एक्सिस हो गई, तो अगर ये रेड लाइन खींच दें तो ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66 इस तरीके से पॉइंट हो जाएंगे। तो यहां अगर हमने कहा कि ये सूर्य है सामने, तो सूर्य की सीधी रेज इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और ये यहां तक पहुंच रही है। यानी का ये अर्थ हो गया कहने का कि अब इस समय साउथ पोल पर क्या है, डे है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, यहां समर सीजन है। और उत्तरी गोलार्ध में यही रेज अब तिरछी पहुंच रही हैं, लेकिन 66 के बाद नहीं पहुंच पाती। तो ये जो एरिया है वो डार्क ही रहता है, तो नाइट। यानी जो हमने यहां तारीख बनाई है कि इस समय जो वर्टिकल रेज हैं सन की, वो सीधी पड़ रही हैं किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और यही तारीख होती है 22 दिसंबर। तो कहने का अर्थ यह है कि ड्यू टू इंक्लिनेशन of the earth at its axis, sun rays cannot reach simultaneously at the both poles of the earth. तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर सूर्य की रोशनी एक साथ नहीं पहुंच पाती है। कारण क्या है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। जब एक पोल पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है तो एक पर समर तो दूसरे पर विंटर। तो इस गोलार्ध में कौन सा सीजन होगा, यहां विंटर होगा। और ये 22 दिसंबर है, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में विंटर यानी शीत ऋतु है। तो दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय ग्रीष्म ऋतु है। ये स्थिति हो गई, एक कंसेप्ट समझ में आया। तो दूसरे की अब हम बात करते हैं। यही अर्थ हमने फिर बना लिया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66। इस तरीके से
अब हमने कहा कि सूर्यदेव जो हैं वो अब यहां हैं सामने, तो अब वर्टिकल रेज सीधी मिल रही हैं उत्तरी गोलार्ध को, और अब जो तिरछी रेज हैं वो जाएंगी कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध को, और किसी भी हाल में अब ये 66.5 डिग्री साउथ को पार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ डार्क यानी अंधेरा होगा, नाइट होगी। तो जिस ध्रुव पर रात होती है उसी के गोलार्ध में शीत यानी विंटर। तो अब यहां विंटर हो गया, अभी यहां देखा था समर था, तो अब यहां क्या हो जाएगा, समर। तो यहां क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर डे, तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगी, नाइट, दिन और रात। ये तारीख कब की है, 6 महीने बाद 22 जून को। ये है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके होने के कारण दोनों ध्रुव एक साथ सूर्यातप प्राप्त नहीं कर पाते। लिख लें। Due to inclination of Earth at its axis, both the poles due to inclination at its axis, both the poles of the earth cannot receive the sun rays simultaneously तो एक साथ सनरेज नहीं पड़ती। पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकाव के कारण दोनों ध्रुव एक साथ यानी एक ही समय सूर्य प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाते। ये है। तो इसीलिए जब एक गोलार्ध में ग्रीष्म तो दूसरे गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। इसलिए एक गोलार्ध में पृथ्वी का गोला है, उसके आधे हिस्से में शीत ऋतु एवं दूसरे गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है।
That's why summer and winter season occupy opposite hemispheres. विपरीत गोलार्ध, अपोजिट हेमीस्फीयर्स में, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज समर, देन इक्वेटर टू साउथ पोल इज विंटर, एंड इट्स वाइस वर्सा. So what is the key factor responsible for the season change over the earth's surface? It is the inclination of earth at its axis. कहने का अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी सतह पर जो ऋतु परिवर्तन के लिए मूलतः उत्तरदायी है वो है पृथ्वी का धुरी पर झुका रहना. पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हेतु, मौसम परिवर्तन नहीं है, ये ऋतु परिवर्तन है. पृथ्वी का अक्ष पर झुका होना उत्तरदायी है. Yes. Axial inclination is responsible factor for season change at earth surface, at earth. ये तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन है उसके लिए एक्सियल इंक्लिनेशन, धुरी पर झुका होना, अक्ष पर झुका होना, ये उत्तरदायी है फॉर समर एंड विंटर के लिए. अब प्रकाश अवधि का प्रतिदिन बदलना, तो वो रोटेट तो करती है लेकिन रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्यूशन भी होता है, और इसके कारण सूर्य की लंबवत किरणें कर्क से मकर और मकर से कर्क की ओर आती जाती रहती हैं. तो सूर्य की जब वर्टिकल रेज जिस गोलार्ध की ओर चल देती हैं तो उस गोलार्ध में प्रकाश की अवधि ज्यादा और अंधेरे की अवधि कम, तो उसी को कहते हैं दिन बड़ा और रात छोटी है. इफ द वर्टिकल रेज चूज वन हेमिस्फीयर टू फॉल वर्टिकली, then the duration of the day become longer and duration of night become shorter. अब सबसे कम परिवर्तन कहाँ होता है? दिन और रात की अवधि में, जहां पर सूर्य की किरणों के कोण में कम से कम परिवर्तन होता है. तो ऑलमोस्ट रेज ऑफ सन रिमेन्स वर्टिकल एट द इक्वेटर विद स्लाइट चेंज, बट as the latitude increases towards the pole, जैसे ही अक्षांशमान ध्रुव की ओर बढ़ता है तो सूर्य की किरणों में तिरछापन ज्यादा आता रहता है. इसीलिए अगर हम ध्रुव पर पहुंच जाएं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन ज्यादा प्रभावी हो जाता है. तो 6 महीने के लिए दिन तो 6 महीने के लिए रात. लेकिन इक्वेटर पर दिन और रात की अवधि
का जो अंतर है वो न्यूनतम रहता है, क्योंकि इक्वेटर जो इक्वेटोरियल रीजन है वो उभरा होता है और यहाँ सूर्य की किरणों का जो कोण है उसमें जो परिवर्तन है साल भर वो न्यूनतम है। तो एंगल ऑफ सनरे चेंजेस फॉर ईच लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी सतह के प्रत्येक अक्षांश के लिए सूर्य की किरणों का कोण प्रतिदिन बदलता है, बट द मिनिमम डेविएशन इनटू द एंगल अकर्स एट द इक्वेटर। किंतु विषुवत रेखा पर यह विचलन सबसे कम होता है, इसलिए विषुवत रेखा पर दिन और रात की जो अवधियों का जो अंतर होता है वो मिनिमम, और जैसे जैसे अक्षांश मान बढ़ता है तो दिन और रात की अवधियों का अंतर भी बढ़ता जाता है। तो ड्यू टू revolution around the sun, not only the distance gets changed between the earth and sun, तो पृथ्वी के द्वारा जब सूर्य की परिक्रमा की जाती है तो उस परिक्रमा के से केवल दूरी ही नहीं बदलती है, दूरी के साथ साथ कक्षीय तल ऊंचा नीचा भी होता है, जिससे सूर्य की किरणों के कोण भी बदलते रहते हैं। तो कभी सन वर्टिकल होता है कर्क पर, तो कभी विषुवत पर, तो कभी मकर पर। तो वर्टिकल रेज ऑफ द सन ट्रेवल्स बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स थ्रू आउट द ईयर। सो फॉर द बोथ अपोजिट हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ अ बिग डिफरेंस और डेविएशन इनटू द एंगल ऑफ सनरेज टेक्स प्लेस, जिससे कि पृथ्वी के दोनों विपरीत गोलार्धों पर कोणों का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता रहता है, जिससे दिन और रात की अवधियां छोटी बड़ी होती रहती हैं। एज द विंटर अराइव्स इन अ हेमिस्फीयर, द टाइम स्पैन ऑफ द डे बिकम शॉर्टर एंड द टाइम स्पैन फॉर द नाइट बिकम लॉन्गर। तो जैसे ही जिस गोलार्ध में शीत ऋतु आती है वहां पर दिन की अवधि छोटी और रात की अवधि लंबी, जैसा इस समय हम लोगों के यहाँ चल रहा है। अब बात आती है कि जैसे ही जिस गोलार्ध पर समर पहुंचेगी तो अब दिन लंबे और रातें छोटी होती जाएंगी। तो अब हम लोग यहां पर आते हैं, तो प्रकाश अवधि का प्रतिदिन बदलना, तो इट इज वेरी कॉमन फैक्टर और हम लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उसका कारण क्या है? वही है रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन इंक्लाइंड ऑर्बिटल प्लेन। ठीक, तो दिन और रात की अवधि का बदलना, हेडिंग लिख लें। दिन और रात की अवधि का बदलना। दिन एवं रात की अवधि का बदलना। कुछ लोग कहेंगे प्रकाश की अवधि का बदलना, ये भी है। एक ही बात हो गई। चेंज इनटू फोटो पीरियड और सनसाइन पीरियड। सनसाइन पीरियड या फोटो पीरियड में परिवर्तन तो ये कैसे होता है? यह पृथ्वी के कक्षीय तल, जिस कक्षा पर चलती है पृथ्वी, कक्षीय तल में झुकाव के कारण होता है।
It happens because of inclination in the orbital plane of the earth around the sun. कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर सूर्य है ये रेड लाइन हमने खींच दी, ये है, तो अब इस पर जब चारों ओर अर्थ इस तरीके से घूमती है तो घूमती हुई अर्थ का जो प्लेन होता है वो हमेशा नहीं रहता एक जैसा. इट इज स्लाइटली स्लैंटिंग. ये थोड़ा सा ये कक्षीय तल झुका हुआ है. तो जब पृथ्वी जो एक इमेजिन्ड है, इमेजिन्ड प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन, इसी पर कक्षा है पृथ्वी की, और ये ऑर्बिटल प्लेन है. तो इमेजिन्ड प्लेन सूर्य को दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन ये थोड़ा तिरछा काटता है. तो जब अगर अर्थ यहां पर आ जाए तो अब ये जो लाइन पड़ेगी वो इक्वेटर से ठीक साउथ होगा, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ. तो जब ऑर्बिटल प्लेन थोड़ा सूर्य से ऊपर होता है पृथ्वी का थोड़ा सा, तब ये वर्टिकल रेस सीधी किस पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर, 23.5 डिग्री पर. और जब यहां पर अर्थ आ जाती है तो अब ये कर्क रेखा पर पड़ता है. तो जो ऑर्बिटल प्लेन है वो एक तरीके से कैसे हैं? दे आर नॉट यूनिफॉर्म. ये इसी पर अर्थ, इसीलिए इन दोनों अवधियों के बीच जो अंतर होता है वो ठीक 6 महीने का, 6 मंथ. तो अगर ये घटना 22 दिसंबर की है तो फिर ये घटना 22 जून की है. कभी कभार 21 जून हो जाता है जब फरवरी 29 दिन की होती है. When the February includes the 29 days, generally it remains of the 28 days. So for the 28 days February month, the dates are 22nd June and 22nd December. So this is the revolution of Earth around the Sun. ये अर्थ है, E for Earth. यहाँ हमने दो लाइनें अर्थ के स्फीयर में खींची है, एक इक्वेटर और दूसरा ट्रॉपिक. एक जगह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो दूसरी जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो यहाँ पर ये कर्क रेखा पर ये पड़ रहा है लंबवत, और यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर ये वर्टिकल रेज हो रही है. और जब रेज वर्टिकल हो जाती है जिस गोलार्ध पर, उसी में प्रकाश की अवधि ज्यादा और रात की अवधि कम हो जाती है. अब इतना हम लोग सभी जानते हैं कि लगातार जो अवधि उत्तरी गोलार्ध में है वो बढ़ना शुरू हो जाती है. कब से? जस्ट आफ्टर द 22 दिसंबर. तो 22 दिसंबर के बाद सूर्य को जितना दक्षिणी गोलार्ध में जाना था वो जा चुका है.
अब लौटेगा वर्टिकल रेज, तो अब उत्तरी गोलार्ध की ओर रेज शिफ्ट होने लगती हैं और अब दिन बड़े होने लगते हैं। कब तक की? जब तक कि 22 जून ना आ जाए। तो 22 जून को मैक्सिमम सबसे लंबा दिन हो जाता है। अब उसके बाद अब ये दिन की अवधि घटने लगती है और सबसे छोटा दिन जाके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 22 दिसंबर को। सो द सनशाइन पीरियड चेंजेस रेगुलरली एंड पीरियडिकली बिकॉज ऑफ द revolution of earth at its inclined plane, कक्षीय तल पर झुके होने के कारण। इसलिए दोनों गोलार्धों में एक साथ लगातार सूर्य तप समान नहीं रहता। सो ऑल दीज आर द seasonal variation into insolation. So which factor is mainly responsible for seasonal variation into insolation? It is the inclination of the earth at its axis. अब हम लोग अगर बात करें तो कई फैक्टर्स कर लिए, तो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स में कई चीजें एक्सप्लेन कर ली, लिख भी लिया, इन्हें ज्यादातर लिखते ही हैं, समझते चल रहे। नाउ द सोलर फ्लेयर एंड सन स्पॉट्स, सौर ज्वालाएं एवं सौर कलंक। सोलर फ्लेयर्स एंड सन स्पॉट्स, तो ये दोनों संबंधित हैं एट द फोटोस्फीयर ऑफ द सन। ये प्रकाश यानी सूर्य की सतह से संबंधित ऑब्जर्वेशंस हैं। इन्हें सूर्य सतह पर देखा जाता है। अब नेकेड आई से ये नहीं संभव है। These are visible at sun surface. These means solar flare and sun spots. सन सरफेस को आप लोग जानते ही हैं, क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। अब जो सन सरफेस है, इट रिसीव्स द हीट एनर्जी। सपोज दैट this is the sun surface, and the surface of sun receives the heat energy. Central part of the sun, this is the core of the sun कह सकते हैं। ये कोर हो गई। अब ये सन जैसे पृथ्वी का मेंटल होता है, तो यहाँ कन्वेक्शन जोन कहते हैं, और इस कन्वेक्शन जोन में यहां से हीट जाती है ऊपर और ये अपना हीट दे के ये नीचे आ जाते हैं। तो हीट यहां से क्यों उठती है? क्यों यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते रहते हैं? इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग देयर, यहाँ कुछ हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? सूर्य की सतह पर, या जो रेड पॉइंट बना है, लाल घेरा बना है, वो है कोर की परिधि पर। तो नाभिकीय संलयन होता है कोर की परिधि पर। और कोर की परिधि से ये हीट ऊपर उठती है और फिर ठंडी होकर के ये गैसेस, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ हैं, ये
और जो ये है वो हाइड्रोजन किस में बदल चुका है, हीलियम में। तो इसे हम कोर कहते हैं। और धीरे धीरे यही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन, न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के नाभिक हैं ये सब, और ये न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ये हीलियम के नाभिक हैं, जो यहाँ पर पहले फ्यूजन यहाँ शुरू हुआ होगा, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, अब यहाँ फ्यूजन हो चुका है। तो इस पूरे काम में कितने वर्ष लग गए हैं, 55 बिलियन ईयर्स। इतने बिलियन ईयर्स पूरा लिख देना, आप लोग बाय पढ़ लेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट का बाय बाय हो जाएगा। बिलियन ईयर्स, इतने साल पहले शुरू हुआ था, आज ये यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट 55 बिलियन ईयर्स में फ्यूजन कहां, सरफेस तक आ जाएगा, इन इलाकों तक। तब सन जो होगा वो रेड सैंड में बदल जाएगा। ये जो येलो लाइन है यही फोटोस्फीयर है। अब इस फोटोस्फीयर के जो चारों ओर है, दैट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ सन। ये सूर्य का वायुमंडल है, और सूर्य के इस वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर ऑफ सन को ही क्या बोलते हैं, क्राउन जैसा दिखता है, दैट इज कोरोना। वो कोरोना नहीं जिससे साल भर से आप कांप रहे हैं। क्लियर? तो अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली। अब जिस जगह पर हीट ज्यादा ट्रांसफर हो जाती है, वहां से ये हाइड्रोजन के नाभिक ये बाहर निकल जाते हैं। तो यही इन्हीं सब जगह पर बनते हैं सन स्पॉट। और जब तक सामान्य हीट ये ट्रांसफर होती रहती है, तब तक यहां उठती रहती हैं सोलर फ्लेयर। यानी अब इन सब को फिर लिखना और समझना है, तो वी विल इनिशिएट ऑल दीज थिंग्स, मीन्स डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फिर डिस्कस करते हैं, ताकि सारी चीजें समझ में आ जाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट भी बन जाता है क्या है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो मेंस का क्वेश्चन पढ़ा है, उसको आप लिख सकते हैं। क्या पढ़ा है कि उन कारकों का उल्लेख करें जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। हमने आज आपको एनलिस्टिंग की है, तो सिर्फ आप मेंशन भी करते जाएंगे, जैसा अभी हमने आपको मेंशन करा दिया, एक्सप्लेनेशन उनका चल रहा है, केवल आपको मेंशन करना होगा। मेंशन द फैक्टर्स responsible for variation into insolation
at Earth's surface. ये उन कारकों का उल्लेख करें जो पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाले सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। ये और हम लोग जो कल डिस्कस करेंगे वो होगा सन स्पॉट, उनका टाइम पीरियड, आबादी कैसे। तो आज अभी जनरल में हम लोग सन स्ट्रक्चर पर बात कर पाए हैं कि पृथ्वी की तरह सूर्य में भी 3 है भाग। केंद्रीय भाग जिसे हम कोर कहते हैं, दिस इज द कोर। देन जहां मेंटल होना चाहिए उसे संवहन मंडल, कन्वेक्शन जोन, और जहां क्रस्ट होना चाहिए वहां फोटोस्फीयर, जहां वायुमंडल होना चाहिए वो कोरोना। सो फॉर टुडे इट्स ओवर एंड थैंक यू।